इमोशंस से भरपूर कहानियाँ लिखने में सिद्धहस्त हिंदी लेखिका पूनम अहमद जी की लिखी हुई कहानी आज सुनिए, अचीवमेंट। तो शुरू करें कहानी अचीवमेंट। रात के 11 बज रहे थे। रमा ने सोने से पहले माँ के कमरे में झांका। वे बेड पर लेटी उमादी से बात कर रही थी। अपने से 8 वर्ष बड़ी उमादी और माँ को गुड नाइट बोलने के लिए वो अंदर आ गई। गुड नाइट कहते हुए पूछा, माँ थक गई क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। उमादी भी अभी यही कह रही थी। नींद ना आ रही हो तो आओ बैठो। नहीं माँ, नींद तो आ रही है, अब कल सुबह बात करेंगे, कहकर रमा दूसरे कमरे में सोने आ गई। उमादी भी अभी उसके पास सोने वाली हैं। रमा कई बातें सोचने लगी। आज माँ का 75वां जन्मदिन था। वो मुंबई से और उमादी दिल्ली से मेरठ पहुंची हैं। अनिल भैया जो रमा से 5 साल बड़े हैं, उनसे फ़ोन पर बात कर रमा और उमादी ने एक सरप्राइज़ पार्टी रखी थी। रमा कल रात उमादी के पास दिल्ली पहुंच गई थी। आज सुबह सुबह मेरठ आकर माँ को सरप्राइज़ दिया है। माँ टीचर थीं, अब रिटायर्ड हैं। उमादी भी एक अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत हैं। रमा हाउसवाइफ है। दोपहर में माँ की खास सहेलियों को एक होटल में लंच पर आमंत्रित किया गया था। माँ बहुत खुश थीं। उन्हें देखकर उमादी, अनिल भैया और रमा भी खुश लग रहे थे। पिता का स्वर्गवास तो सालों पहले हो गया था। माँ को खुश रखने के लिए तीनों यथासंभव कोशिश करते थे। जब भी रमा मेरठ आती है, मन में एक उदासी घिरी रहती है। ये उदासी वो कभी किसी से शेयर नहीं कर पाई। हाँ, अनजाने में ही अनिल भैया उसका साथ देते रहे हैं। रेखा भाभी और भतीजी काव्या से भी उसका मन खुश रहता है। पर माँ और दी, पता नहीं जानबूझकर या अनजाने में, वे दोनों रमा का दिल सालों से दुखाती रही हैं। अगर अनजाने में, तो दोनों की इतनी कम उम्र तो है नहीं कि वे किसी को दिल दुखाने वाली बातें कहें और उन्हें महसूस ना हो। और अगर जानबूझकर, तो ये कितना कटु सत्य है कि आपके अपने ही आपका मन सबसे ज़्यादा आहत करते हैं। अगर बाहर वाले आपके मन को कष्ट पहुंचाते हैं, तो आप उनसे अपने संबंध सीमित कर एक किनारा कर सकते हैं। पर इन सबसे करीबी रिश्तों का क्या किया जाए, जिन्हें आपकी आंतरिक पीड़ा का एहसास नहीं होता? अभी भी उसका मन तो था कि माँ और बहन के साथ बहुत सी बातें करे। 2 दिन बाद चली ही जाएगी, पर बातों का अंत क्या होता है, इसका जो अनुभव उसे था, उसे देखते हुए उसने अकेले लेटना ही ठीक समझा। मुंबई में रमा अपने पति विपिन और बच्चों तन्मय व तन्वी के साथ अपनी गृहस्थी में बहुत खुश और संतुष्ट थी। सुशिक्षित होने के बावजूद रमा ने घर और बच्चों की उचित देखरेख को ही प्राथमिकता देते हुए कभी नौकरी करने के बारे में नहीं सोचा था। इसके पीछे भी उसके अपने कुछ तीखे कटु अनुभव थे। विपिन और बच्चों ने उसे हमेशा प्यार और आदर दिया था। उसे कभी अपने हाउसवाइफ होने का दुख नहीं था। पर वो जब भी माँ और उमादी से मिलती, तो दोनों ही उस पर वर्किंग वुमेन ना होने का ताना कसती। माँ का तो हमेशा यही कहना होता था, तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, तूने कुछ नहीं किया। अगर तुझे घर गृहस्थी में ही जीवन खराब करना था तो बता देती, मैं क्यों इतना पढ़ाती लिखाती। उमादी ने भी हमेशा ऐसी ही बातें की थी। भाई, हाउस वाइफ के रंग ढंग तो मैं अपनी पड़ोसियों में रोज़ ही देखती हूँ। कोई काम होता नहीं उन्हें, बस गेट पर खड़े होकर गप्पे लड़वा लो। मैं तो पूरा दिन घर पर रहने की सोच भी नहीं सकती। माँ और बहन की ऐसी बातें रमा के दिल पर गहरा प्रहार सा कर जाती। लगता क्या सचमुच जीवन में उसने कुछ नहीं किया? भैया ने हमेशा उसकी उदार मन से प्रशंसा की थी। पता नहीं कितनी ही बातें उसे अक्सर याद आती रहती थीं जब माँ और उमादी ने उसका मजाक उड़ाया था। उमादी सोने आई तो रमा ने अपनी आंखें यूं ही बंद कर लीं। दिन की बहुत सी बातें याद आ गई थीं, तो अब बात करने का मन ही नहीं हो रहा था। उमादी भी उसे सोया समझकर चुपचाप सो गई थी। रमा को आज दिन की पार्टी की कुछ बातें याद आ रही थीं। माँ की सहेलियों ने जब उमादी और उससे पूछा था कि क्या कर रही हो आजकल, तो उमादी ने गर्व भरे स्वर में अपने कामकाजी होने के बारे में बताया था। उसके हाउसवाइफ हूँ कहने पर माँ ने जैसे शर्मिंदा होते हुए कहा था, इसने नहीं किया कुछ, बस घर पर आराम किया है। छलछलाई आंखों को बड़ी मुश्किल से रोका था रमा ने। मन अंदर तक कड़वाहट से भर गया था। उसके सब्र का पैमाना अब छलकने लगा था, पर हमेशा की तरह इन कटाक्षों का जवाब देने से उसने खुद को रोक ही लिया था। फिर कितने ही विचारों के आरोह अवरोह में डूबते उतरते उसकी आंख लग गई थी। अगला दिन भी घर में कब बीत गया पता ही नहीं चला। फिर अगली सुबह उमादी और रमा साथ ही निकलने वाली थीं। प्रोग्राम यही था
कि उमादी रमा को एयरपोर्ट छोड़कर अपने घर चली जाएंगी। दोनों पैकिंग कर रही थीं, तभी माँ वहीं पास आकर बैठ गईं। कुछ इधर उधर की बातों के बाद बोली, रमा तुम थोड़ा रुक जाती? नहीं माँ, विपिन और बच्चों को परेशानी होती है। बच्चों की परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। मेरा वहाँ रहना अभी ज़रूरी है। उमादी ने कहा, अरे सब मैनेज कर लेते हैं, मैं भी तो छुट्टियों में यहाँ आती रहती हूँ, वहाँ सबको छोड़कर। एक तो पता नहीं घर में रहने वाली लेडीज़ को ये क्यों लगता है कि उनके कहीं जाने से कोई काम रुकता है। मुझे देखो, मैं तो ऑफिस से भी छुट्टी लेकर यहाँ आई हूँ। घर का काम क्या चीज़ है? क्या तुम सचमुच घर गृहस्थी के अलावा कुछ नहीं सोचती रमा? अपमान का एक घूंट जैसे रमा के गले में अटक सा गया। माँ भी शुरू हो गई, इसने यही तो किया है हमेशा, इसी में तो रच बस गई है। वैसे रमा, परसों पार्टी में जब सब अपने बारे में, अपनी बेटी बहू के अचीवमेंट्स के बारे में बता रही थी, तुम्हें मन में दुख तो होता होगा ना कि सारी पढ़ाई लिखाई खराब कर दी। आज रमा को जैसे स्वाभिमान ने झंझोड़ दिया। पल भर में उसका दिल से सारा लिहाज, सारी झिझक, संकोच खत्म हो गई। वो बेहद गंभीर स्वर में कहने लगी, माँ, मेरे दिल में कामकाजी महिलाओं के लिए बहुत सम्मान है। वे घर गृहस्थी के साथ ऑफिस की जिम्मेदारियां भी संभालती हैं, पर आप लोग मेरे जीवन को, घर गृहस्थी संभालने की मेरी चॉइस को इतना तुच्छ क्यों समझती हैं? मैंने सचमुच कुछ नहीं किया होगा, ऐसा आपको लगता है। मैं ऐसा नहीं समझती। मेरा अचीवमेंट मुझे हज़ारों लाखों रुपए नहीं देता, पर जो देता है वो अमूल्य है। मैंने अपने बच्चों को बचपन की, अपने स्नेह की, अपने रात दिन के लाड़ प्यार की मधुर यादें दी हैं, जो दुर्भाग्यवश मेरे पास नहीं हैं। आपके आत्मनिर्भर होने के दम्भी स्वभाव ने दिन रात आहत किया है मुझे। आपको याद है मेरी सहेली विभा? उसकी मम्मी बेहद सरल, आम सी गृहिणी थी। मैं जब भी कभी उसके साथ स्कूल से उसके घर जाती थी तो सरिता आंटी हम दोनों को कितने स्नेह से बिठा कर खाना खिलाती थी। मैं कभी उन्हें भूल नहीं पाई। और जब कभी वो मेरे साथ हमारे घर आती थी तो आपका कहना होता था, मैं तो काम करके आई हूँ, ये दोस्ती खुद ही निभाओ, खुद बनाओ और खिलाओ। मैं कोई हाउसवाइफ हूँ जो किचन में घुसी रहूँ? माँ, मैंने आपको कभी घर के किसी काम में रुचि नहीं लेते देखा। आपको बाहर रहना ही अच्छा लगता था, चाहे स्कूल हो या छुट्टियाँ हों। मेरा बचपन कितना अकेला और उदास रहा है, आपको क्या पता। आपके घर से बाहर रहने के शौक़ में मैंने क्या क्या सहा है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। मुझे खुद ही पता नहीं, आधुनिक शिक्षित माहौल में रहने के बावजूद अल्प शिक्षिता, सरल, स्नेही सरिता आंटी कब मेरी आदर्श बनती गईं। मैंने अपने बच्चों को वही स्नेह और सुरक्षा देने का प्रयत्न किया है जो मुझे विभा के घर जाकर महसूस होता था। मैं इस बात को भी खुले दिल से स्वीकार करती हूँ कि पिताजी के न रहने पर आपने घर संभाला है, पर माँ, आत्मनिर्भर होने का इतना दंभ, इतना घमंड कि आप मेरे हर काम को हेय दृष्टि से देखती आई हैं। यहाँ तक कि आप मेरे पास मुंबई आने पर मेरे साफ सफाई और घर को व्यवस्थित रखने के शौक़ का मजाक उड़ाती हैं। क्यों? माँ, हम अपनी माँ, बहन, बेटी की बात छोड़ भी दें तो एक औरत होने के नाते आप दूसरी औरत के किसी काम को, उसकी लगन को, उसकी मेहनत को क्यों कोमल, स्नेही, उदार मन से स्वीकार नहीं कर सकती? मैं अपना अचीवमेंट आप जैसे लोगों को समझा भी नहीं पाऊंगी। बस मेरे बच्चे कभी ये बात नहीं कहेंगे कि उनका बचपन उदास, अकेले, आहत व उपेक्षित बीता है। इस बात की गारंटी देती हूँ मैं, और यही गारंटी मेरा अचीवमेंट है माँ। कहते कहते रमा अपने सिर पर स्नेहिल स्पर्श से चौंकी। पता नहीं कब से पीछे खड़े अनिल भैया ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा था। उसकी नज़रें भैया से मिलीं तो उनकी आंखों में जो कुछ उसे दिखा, भीगी आंखों के साथ मुस्कुरा दी रमा। माँ और उमादी अवाक बैठी थीं। रमा ने कहा, माँ, दी, मेरी बातों से आपको दुख पहुँचा हो तो आई एम सॉरी। आज खुद को रोक नहीं पाई। रमा ने अपना बैग बंद कर सामने रखे ड्रेसिंग टेबल में स्वयं को देखा। अपना ही चेहरा आज शांत और खुश लगा। मन पंख सा हल्का हो गया था। सालों का गुबार निकलने के बाद अब बहुत शांत था मन। अभी आप सुन रहे थे पूनम अहमद जी की लिखी हुई एक बहुत ही सुंदर कहानी, अचीवमेंट। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कल मिलेंगे इसी तरह किसी उम्दा कहानी के साथ। आप खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया।